स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जीएस पेपर 3 के अंतर्गत लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। आप सिलेबस उठाएंगे तो आपके सिलेबस में मिलेगा कि लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार से भूमि सुधार हुए उसके बारे में सिलेबस में दिया हुआ है। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत ये तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर जो था जिसमें हम लोगों ने एफसीआई के बारे में देखा, पीडीएस के बारे में देखा, सीएसीपी के बारे में देखा, तो हम लोगों ने ये सब देखा। शांता कुमार कमेटी के बारे में देखा। दूसरे लेक्चर में हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में कंप्लीट किया उसको पूरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। उसमें हम लोग बिस्किट वगैरह बना के हम लोगों ने खाया भी, और ब्रेड वगैरह भी हम लोगों ने बनाया, जैम वगैरह भी हम लोगों ने बनाया। बहुत सी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, उसको जाकर आप लोग लेक्चर्स देख लीजिए। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में भूमि सुधार, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बहुत सी सब चीज़ें देखा जाएगा। कोई कमेटी है उसकी भी रिकमेंडेशन के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ क्या है भूदान आंदोलन, क्या है ग्रामदान आंदोलन, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। मतलब जितनी चीज़ें इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, सब कुछ आज आपकी यहाँ पर कवर होंगी। तो भारत में भूमि सुधार पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस किस प्रकार से लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। थोड़ा बहुत चीज़ें हम लोग देखेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे कि जमींदारी सिस्टम, सबसे पहले जमींदारी सिस्टम था, उसके बाद था रियोतवारी सिस्टम, रियोतवारी था, और तीसरा सिस्टम था महालवाड़ी सिस्टम था। उसके अलावा था कई जगह तालुकदारी सिस्टम भी था। ये सब सिस्टम थे लैंड रेवेन्यू के। इन सब की वजह से भारत के लोगों को एक तरह से, किसानों को किसान दास में परिवर्तित कर दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, उनके क्रूर कृत्यों के द्वारा। उनके क्रूर कृत्य जो थे, कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है, लेकिन भारत के लोगों को बहुत कुछ दिया भी है। सबसे बड़ी चीज़ ब्रिटिशर्स ने जो भारत के लोगों को दी है वो है भारत में रेलवे का विकास। रेलवे की बात करें तो रेलवे क्यों ब्रिटिशर्स ने रेलवे भारतीयों को क्यों देना चाहे? वो तो अपने लाभ के लिए करना चाहे ना। अपना लाभ कैसे? अपने लाभ के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि रॉ मटेरियल जो है भारत के देश से निकाल के लेके जाएंगे अपने देश में। मतलब कि रॉ मटेरियल को पहुंचाएंगे पोर्ट तक। जब पोर्ट तक पहुंचेगा तो वहां से शिप के द्वारा पहुंचा देंगे अपने देश में, और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, उसको भारतीयों को ही बेच देंगे। इनसे खरीदेंगे सस्ते दाम पर और लेके जाएंगे, और वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बनाकर भारतीयों को बेच देंगे। इसके लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये सब चीज़ें इसके लिए किए। दूसरी चीज़ ये भी थी कि वो चाहते थे कि कभी ऐसी स्थिति आती है आर्मी वगैरह को बहुत जल्दी पहुंचाना हो इधर से उधर, तो उसके लिए भी वो लोग चाहते थे। लेकिन भारतीय तो अलग ही हैं। भारतीयों को मिली कनेक्टिविटी और लगे घूमने। ठीक है, तो लगे घूमने, तो एक तरह से कनेक्टिविटी मिली, और इधर से उधर जब जाने लगे भारत के लोग, तो पॉलिटिकल आइडियाज़ जो थे इधर से उधर चलने लगे। पॉलिटिकल आइडियाज़, लोगों के अंदर यूनिटी, एकता, और यूनिटी की बात हुई, राष्ट्रीयता की बात, नेशनलिज्म की बात लोगों के अंदर एक तरह से घर करने लगी, और मॉडर्नाइजेशन हो गया लोगों का। एक तरह से मॉडर्न होने लगे लोग एकदम रेशनल होने लगे, चीज़ों को समझने लगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भारत में रेलवे की वजह से सब फ़ायदा हुआ, लेकिन लायक इसलिए थे, फ़ायदा क्या हो गया? ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का भी इम्पैक्ट्स के बारे में, लैंड रेवेन्यू नहीं, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिशर्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग भारत में भूमि सुधार जो है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की, उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस की बात करें। यहाँ पर जैसे लिखा है कि ब्रिटिश राज के तहत किसानों के पास अपनी खेती की ज़मीन का स्वामित्व नहीं था। ज़मीन जमींदारों के पास थी। कई महत्वपूर्ण मुद्दे सरकार के सामने थे। स्वतंत्र भारत के सामने एक चुनौती बनकर ये सब मुद्दे खड़े हुए। ठीक है, भूमि कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित थी और बिचौलियों का प्रसार था, जिनका स्वखेती में कोई निहित स्वार्थ नहीं था। जैसा हमने बताया कि ज़मींदार लोग थे, इन लोगों का कोई स्वार्थ नहीं था। ज़मीन को पट्टे पर दे देना एक आम बात थी। मतलब कि लीजिंग आउट लैंड वाज ए कॉमन प्रैक्टिस थी। ठीक है, काश्तकारी ठेके स्वतत्वधारी प्रकृति के थे। द टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स वर
एक्सप्रोप्रिएटिव इन नेचर एंड टेनेंट एक्सप्लॉयटेशन वाज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। भूमि रिकॉर्ड बहुत ख़राब स्थिति में थे, जिससे मुकदमेबाजी का एक बड़ा कारण बन गया था। कृषि की समस्या यह थी कि वाणिज्यिक खेती के लिए भूमि को बहुत छोटे भागों में विभाजित किया गया था। तो ये सब स्वतंत्रता पूर्व समस्याएं थीं। तो जब ये समस्याएं भारत के सामने स्वतंत्र भारत हुआ, तो ये सब समस्याएं जब आई तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था, क्या नाम था? हाँ, उस कमेटी का नाम था जेसी कुमारप्पन। जेसी कुमारप्पन की जो अध्यक्षता में कमेटी बनी, और जेसी कुमारप्पन ने अपनी रिपोर्ट में 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए, 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स, जो हम 4 महत्वपूर्ण घटक उन्होंने दिया कि सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, मतलब बिचौलियों का उन्मूलन किया जाए। उन्मूलन मतलब होता है कि खत्म करना, उन्मूलन। ओके, उन्मूलन का विलोम होता है रोपड़। ठीक है, रोपड़ मतलब रोपाई कर देना, मतलब किसी चीज़ को फिर से उसको उगाना। रोपाई करना मतलब आगे बढ़ाना, लेकिन उन्मूलन होता है कि उसको ख़त्म करना। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि टेनेंसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, किराएदारी में सुधार की ज़रूरत है। क्यों सुधार की ज़रूरत है? सुधार की ज़रूरत इसलिए है कि भारत में 35 से 75% तक टैक्स लिया जाता था। किस पे? फार्मर से लिया जाता था। जो भी रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता था, उससे 35 से 75%, मतलब आपकी कमाई अगर 100 रुपया है, अब उसमें से 35-75 यानी मान लीजिए 50 रुपया सरकार को आपको देना पड़ जाए, तो आपके पास बचेगा 50 रुपये। तो आप तो एकदम बचेगा ही क्या, इतनी मेहनत करो 50 रुपये अगर पाओ आप, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए टेनेंसी रिफॉर्म की भी बात की। पहली चीज़ एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, दूसरी चीज़ टेनेंसी रिफॉर्म, तीसरी चीज़ फिक्सिंग सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग, जोत की सीमा तय करना, मतलब कि कितना किसके पास ज़मीन होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई। और चौथी चीज़ जो थी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। आपका खेत 2 बिस्वा यहाँ पर है, 2 बिस्वा यहाँ पर है, 5 बिस्वा यहाँ पर है, 1 बीघा यहाँ पर है, और 2 किलोमीटर दूर भी 1 बीघा आपका यहाँ पर है। तो इससे भी आपको समस्याएं होंगी। तो कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, एक जगह सब कुछ ला के, इन सबको सब खेत को लाकर एक जगह अगर आपको दे दिया जाएगा, तो आपको खेती करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार यहाँ से ट्रैक्टर की एंट्री कराओगे तो पूरे खेत की जुताई होगी। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ हो सकता है। तो ये सब 4 चीज़ें, क्या क्या 4 चीज़ें? जेसी कुमारप्पन कमेटी की रिपोर्ट्स में ये 4 चीज़ें सामने आई। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको फॉलो भी किया। बिचौलियों का उन्मूलन मतलब एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, टेनेंसी रिफॉर्म किराएदारी सुधार, फिक्सिंग सीलिंग और लैंड होल्डिंग जोत की सीमा तय करना, और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग जोत का समेकन करना। ये 4 चीज़ें, 4 पॉइंट्स, 4 कंपोनेंट्स, 4 घटक दिए गए जेसी कुमारप्पन कमेटी के द्वारा। याद रखिएगा, जेसी कुमारप्पन कमेटी आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जेसी कुमारप्पन कमेटी किससे रिलेटेड थी, किस लिए अपॉइंट की गई थी? तो ये थी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। ओके, चलिए अब देखते हैं, एक एक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपके मेंस में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में जमींदारी सिस्टम पहले हुआ करता था, रियायतवारी सिस्टम था, तालुकदारी सिस्टम था, ये सब सिस्टम थे। उसके बाद आप आएंगे कि जेसी कुमारप्पन कमेटी के द्वारा इस प्रकार की चीज़ें की गई। तो आप लिखिएगा कि आज़ादी के बाद भारत में जेसी कुमारप्पन कमेटी की रिपोर्ट में 4 चीज़ें दी गई। कौन कौन सी 4 चीज़ें? एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, दूसरी चीज़ टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात की गई, फिक्सिंग सीलिंग और लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की बात की गई। तो ये 4 चीज़ें इस प्रकार से आप रखेंगे। फिर उसके बाद एक एक चीज़ का हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब ये चीज़ें हो चुकी थी फिर भी क्यों आज की डेट में इतनी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले बिचौलियों का उन्मूलन यानी कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज की बात करते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज मतलब ज़मींदार वगैरह जो है उनका क्या कर दिया जाएगा? उन्मूलन किया जाएगा। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन पहला महत्वपूर्ण कानून जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन था, जिसने किसानों और राज्य के बीच खड़े बिचौलियों की परत को हटा दिया। मतलब बीच वाले जो बिचौलिए थे इनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनका कोई काम नहीं था। ये सिर्फ क्या करते थे? रेवेन्यू लेते थे किसानों से। ठीक है, सुधार अन्य सुधारों की तुलना में यह सुधार अपेक्षाकृत प्रभावी था, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में यह जमीन पर जमींदारों के श्रेष्ठ अधिकारों को छीनने और उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को कमज़ोर करने में सफल रहा। ठीक है,
वास्तविक भूमि धारकों काश्तकारों को मजबूत करने के लिए ये सुधार हुआ। लाभ क्या हुआ इसका लाभ क्या हुआ? बिचौलियों के उन्मूलन से एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मेड ऑलमोस्ट 2 करोड़ टेनेंट्स द ऑनर्स ऑफ द लैंड दे कल्टिवेटेड। मतलब बिचौलियों के उन्मूलन से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को उस भूमि का स्वामी बना दिया जिस पर वे खेती करते थे। याद रखिएगा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 2 करोड़ लोगों को, उस वक्त 2 करोड़ लोगों को, जिस वक्त भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, स्वतंत्रता के समय शायद देखिए चेक करिएगा आप लोग कि 36 करोड़ जनसंख्या थी, उस वक्त 2 करोड़ लोगों को सीधे सीधे भूमि का स्वामी बना दिया गया। ठीक है, बिचौलियों के उन्मूलन से एक परजीवी वर्ग का अंत हो गया। मतलब एक पैरासाइट ही थे ये लोग, पैरासाइट की तरह काम कर रहे थे। भूमिहीन किसानों को वितरण के लिए अधिक भूमि सरकारी कब्जे में लाई गई। बहुत ज़्यादा भूमि सरकारी कब्जे में भी आई, किसानों को 2 करोड़ किसानों को भी दे दिया गया, सरकारी कब्जे में भी भूमि आ गई। ठीक है, कृषि योग्य बंजर भूमि और बिचौलियों से संबंधित निजी वनों का एक बड़ा क्षेत्र राज्य के उसमें आ गया। ओके, लीगल एवोल्यूशन ब्रॉट द कल्टीवेशन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। कानूनी उन्मूलन से किसानों को सरकार के सीधे संपर्क में ला दिया। किसान सीधे सीधे अब क्या करता था? गवर्नमेंट फिर किसान यानी फार्मर। अब यहाँ से जो बिचौलिए थे ये ख़त्म हो गए। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, पहली चीज़ जो हुई एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 2 करोड़ लोगों को सीधे सीधे भूमि का स्वामी बना दिया गया। ओके, अब अगली चीज़ है, इसके लाभ देख लिए तो इसके हानि भी कुछ होंगी। इसके नुकसान क्या हुए कि हालांकि जमींदारी उन्मूलन ने जमींदारी या काश्तकारी या बटाईकार प्रणाली का सफाया नहीं किया जो कई क्षेत्रों में जारी रहा। इसने बहुस्तरीय कृषि संरचना में जमींदारों की ऊपरी परत को हटा दिया। इससे बड़े पैमाने पर बेदखली हुई। बदले में बड़े पैमाने पर बेदखली ने कई समस्याओं को जन्म दिया। सामाजिक समस्या, आर्थिक, प्रशासनिक और कानूनी, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल, इन समस्याओं को जन्म दिया। ठीक है, कैसे जन्म दिया? सामाजिक रूप से जो लोग जमींदार वगैरह थे उनका स्टेटस बढ़ चुका था, लेकिन इस प्रकार से अगर 2 करोड़ लोगों को सीधे लैंड दे दिया जाए और उनको उनकी लैंड होल्डिंग से हटा दिया जाए तो ये सब समस्याएं तो जाहिर सी बात है सामने आएंगी ही। इश्यूज़ क्या हुए? कुछ इश्यूज से थे ये, मतलब हमने देख लिया लाभ और हानि। अब इशू क्या इसमें थे कि कुछ क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल राज्यों में उन्मूलन को वैध कर दिया गया। ओके, अन्य राज्यों में बिचौलियों को बिना सीमा निर्धारित किए अपनी व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि पर कब्जा रखने की अनुमति दी गई। इसीलिए कई बार बात उठती है कि सही तरीके से जमींदारी, ये सब सिस्टम जो थे, लैंड रिफॉर्म्स जो थे, सही तरीके से भारत में लागू नहीं हो पाए, जिसके कारण आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। ओके, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल वगैरह में कुछ राज्यों में ये सब चीज़ें फॉलो की गई, लेकिन कुछ राज्यों में सही तरीके से नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ राज्यों में कानून केवल किराएदार हितों जैसे सैरती महल आदि पर लागू होता है, ना कि कृषि जोत पर। इसलिए देयरफॉर मेनी लार्ज इंटरमीडिएट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द फॉर्मल एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी। ओके, इसलिए जमींदारी के औपचारिक उन्मूलन के बाद भी कई बड़े बिचौलिए मौजूद रहे। ओके, इससे बड़े पैमाने पर बेदखली हुई, जिसने बदले में कई सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को जन्म दिया, जो आज की डेट में भी समस्याएं सामने आपके हैं। आप देखेंगे, गांव में देखेंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे लोग हैं भारत में जिनके पास खुद की ज़मीन ही नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें थी। तो हमने यहाँ पर देखा एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में, बिचौलियों के उन्मूलन के बारे में, उसके नुकसान, उसके हानि, उसके इश्यू क्या क्या थे उसके बारे में देखा। अब दूसरी चीज़ आती है टेनेंसी रिफॉर्म, किराएदारी सुधार। किराएदारी सुधार की आवश्यकता क्यों थी? जैसा हमने बताया कि 35 से 75% तक टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो 35 से 75% टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण किसान के पास कुछ बचता ही नहीं था। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि इस प्रकार की चीज़ें लाई जाएँ। तो इस प्रकार की चीज़ें लाई गई और कृषि उपज का किराया सकल उपज स्तर का 20 से 25% तय कर दिया गया। ठीक है, तो 20 से 25% विद द इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन अर्ली 1950 फॉर रेगुलेटिंग द रेंट पेएबल बाय द कल्टिवेटर्स, फेयर रेंट वाज फिक्स्ड एट 20 to 25% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस लेवल इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट पंजाब, हरियाणा, JNK, तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक।
ठीक है। सुधार ने या तो किराएदारों को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित करने या किराएदारों को सुरक्षा देने के लिए किराए को विनियमित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसमें इश्यूज़ क्या हुए? इशू क्या हुए? अधिकांश राज्यों में इन कानूनों को कभी भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया था। योजना दस्तावेजों में बार बार जोर देने के बावजूद कुछ राज्य किराएदारों को स्वामित्व के अधिकार प्राप्त करने के लिए कानून पारित नहीं कर सके। क्यों नहीं पारित कर सके? क्योंकि लैंड जो है वो सब्जेक्ट है स्टेट का। लैंड क्या है? सब्जेक्ट, स्टेट का सब्जेक्ट है। तो इस स्टेट गवर्नमेंट का ये जो है कि काम बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो इस प्रकार के कानून को फॉलो करें, अपने यहाँ भी इस प्रकार का कानून बनाएं और लोगों को बताएं कि ये ज़रूरी क्यों है। लोगों को बताएंगे तभी जाके उसका फ़ायदा होगा। बताने का मतलब कि अवेयरनेस जनरेट किया जाए कि मतलब भैया ऐसी चीज़ें होंगी तभी फ़ायदा है सबका, सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। इसीलिए सभी राज्य अपने सही सही तरीके से अगर लैंड रिफॉर्म को सही तरीके से लागू किए गए होते तो आज भारत में ये सब समस्याएं नहीं होती। ठीक है, भारत में कुछ राज्यों ने काश्तकारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, जबकि अन्य राज्यों ने मान्यता प्राप्त काश्तकारों और बटाईदारों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट अधिकार दिए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो कुछ फिक्स किया गया, 35 से 75% तक फिक्स किया गया। कुछ राज्यों ने फिक्स किया, कुछ राज्यों ने नहीं किया। ठीक है, और तीसरी चीज़ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, जोत की सीमा निर्धारित करने की बात की गई। भूमि सुधार कानूनों की तीसरी प्रमुख श्रेणी भूमि सीमा अधिनियम थे। सरल शब्दों में भूमि जोत की अधिकतम सीमा को कानूनी रूप से अधिकतम आकार निर्धारित करने के लिए संदर्भित किया जाता है, जिसके आगे कोई भी किसान या खेत परिवार किसी भी भूमि को धारण नहीं कर सकता। इस तरह की सीलिंग लगाने का उद्देश्य कुछ लोगों के हाथों में भूमि की एकाग्रता को रोकना था। भूमि की एकाग्रता को रोकना था। 1942 में कुमारप्पन समिति ने सिफारिश की कि एक जमींदार अपने पास अधिकतम भूमि का आकार रख सकता है। यह आर्थिक जोत का 3 गुना था, यानी एक परिवार के पास पर्याप्त आजीविका, मतलब आर्थिक जोत का 3 गुना रखना था। ठीक है, 1961-62 तक सभी राज्य सरकारों ने भूमि सीमा अधिनियम पारित कर दिया था, लेकिन सीलिंग लिमिट अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती थी। राज्यों में एकरूपता लाने के लिए 1971 में एक भूमि सीलिंग नीति विकसित की गई थी। भूमि सीलिंग नीति विकसित की गई थी। लैंड सीलिंग एक्ट जो था 1971 में लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 1972 में भूमि के प्रकार, उसकी उत्पादकता और ऐसे अन्य कारकों के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग सीमा के साथ राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए 1972 में। ठीक है, उत्पादकता, भूमि के प्रकार और अन्य कारकों के अन्य फैक्टर्स जो भी थे उसको भी ध्यान में रखकर अलग अलग सीमा के साथ राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए। यह सबसे अच्छी भूमि के लिए 10 से 18 एकड़, द्वितीय श्रेणी की भूमि के लिए 18 से 27 एकड़ और बाकी और पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में थोड़ी अधिक सीमा के साथ 27 से 54 एकड़ भूमि थी। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे भी खेती कम की जा सकती है। जैसे कि हम उत्तराखंड पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि 88% जो भूभाग है उत्तराखंड का पूरी तरीके से पर्वतीय है और पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर किस प्रकार से खेती होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में भी खेती हो सकती है अगर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया जाए। मैकेनाइजेशन मतलब कि वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो तब जाके वहाँ पर किया जा सकती है, खेती की जा सकती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी फिर भी उतनी अच्छी नहीं होगी जितना प्लेन एरियाज में हो सकती है। इसीलिए जो पहाड़ी एरियाज थे वहाँ पर ज़्यादा भूमि की सीमा रखी गई थी, जैसे 27 से 54 एकड़ भूमि। इन सुधारों की मदद से राज्य को प्रत्येक घर के पास अतिरिक्त भूमि की पहचान करनी थी और कब्जा लेना था, और भूमिहीन की परिवारों और घरों को अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों जैसे SC और ST पुनर्वितरित करना था। ठीक है, राज्य को, गवर्नमेंट को लेना भी था, साथ ही साथ वितरित भी करना था। बाकी चीज़ें, बाकी जो ज़मीन बची हुई थी वो गवर्नमेंट के खुद के पास रहेंगी। ये सब चीज़ें थी लैंड सीलिंग, जोत की सीमा निर्धारित करना। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई, कौन कौन सी। अब चौथी देखते हैं, इसके इश्यूज़ क्या थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इश्यूज़ क्या हैं। कि देखिए सबसे बड़ा इश्यूज़ है कि कुछ जगहों पर कुछ अमीर किसानों ने भूमि सीमा अधिनियम के प्रावधानों से बचने के लिए वास्तव में अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया। गजब के आदमी हैं, लेकिन उनके साथ रहना जारी रखा, जिसमें अविवाहित महिलाओं के लिए एक अलग हिस्से की अनुमति थी लेकिन पत्नियों के लिए नहीं थी। गजब के टोपीबाज आदमी सब थे। ठीक है, जबकि बहुत बड़ी संपदाओं को तोड़ दिया था
संपदाओं को ज़्यादातर, ठीक है, वाइल सम वेरी लार्ज स्टेट्स वेयर ब्रोकन अप, इन मोस्ट केसेस लैंड ऑनर्स मैनेज टू डिवाइड द लैंड एमंग रिलेटिव्स एंड अदर्स। देख रहे हैं, अपने बेनामी हस्तांतरण में भूमि के रिश्तेदारों और नौकरों सहित अन्य लोगों के बीच विभाजित करने में कामयाबी हासिल की, जिससे उन्हें भूमि पर नियंत्रण रखने की अनुमति मिली। अपने ही नौकरों को दे दिया, अपने रिश्तेदारों को दे दिया कि भैया हमारे पास ज़्यादा है, तुम लिखवा लो, तुम्हारे पास हो जाएगी। इस प्रकार की चीज़ें भी हुई। अब यहाँ पर ये चीज़ें हुई तो ये सब इशू से सब मुद्दे थे। जोत का समेकन, जो हमने बताया कि छोटे छोटे जो खेत थे जगह जगह पे थे, मान लीजिए आपका भी आज की डेट में होगा, छोटे छोटे खेत होंगे, कहीं कहीं दूर होंगे, तो एक जगह करना, ये था जोत का समेकन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा मतलब कि चकबंदी, भूमि की चकबंदी की शुरुआत हुई, लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन। दिस लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन। इस अधिनियम के तहत यदि किसी किसान के पास गांव में ज़मीन के कुछ भूखंड थे तो उन ज़मीनों को ज़मीन के एक बड़े टुकड़े में समेकित कर दिया गया था, जो ज़मीन खरीदने या बदलने के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने जोत के समेकन के लिए कानून बनाए। पंजाब और हरियाणा में भूमि का अनिवार्य चकबंदी थी, जबकि अन्य राज्यों में स्वैच्छिक आधार पर चकबंदी के लिए कानून प्रदान किया गया था। यदि अधिकांश जमींदार सहमत हैं तो इस प्रकार के कानून बनाए जा सकते थे। तो ये चीज़ें, चौथी चीज़ जो थी कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो चार चीज़ें आपने देखा। अब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इससे लाभ क्या थे कि इसने विभिन्न स्थानों पर भूमि की सिंचाई और खेती में खर्च किए गए किसानों के समय और श्रम की बचत की। सुधार ने खेती की लागत को भी कम किया और किसानों के बीच मुकदमेबाजी को भी कम किया। अब एक जगह होगा खेत तो थोड़ा बहुत मुकदमेबाजी होगी, और 4 जगह 10 जगह खेत होगा तो ज़्यादा मुकदमेबाजी होगी। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़कर जहां चकबंदी का कार्य पूरा किया गया था, पर्याप्त राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन के अभाव में जोत की चकबंदी के मामले में प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं थी। हालांकि इन राज्यों में जनसंख्या के दबाव में भूमि के बाद के विखंडन के कारण पुनः समेकन की आवश्यकता थी। ठीक है, अब आज की स्थिति क्या हो गई है? आज की स्थिति अगर हम बात करें, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की बात करें, आप लाकर 10 बीघा एक जगह ज़मीन रख दी। ठीक, आपके मान लीजिए आप खुद हैं, आपके पिताश्री अगर 4 भाई लोग हैं, 4 भाई हैं, ठीक है, इनके 3 बेटे हैं, इनके 3 बेटे हैं, इनके 3 बेटे हैं, इनके 3 बेटे हैं। अब ज़मीन जो है 10 बीघा ज़मीन किस प्रकार से यहाँ पर कट होगी? आप जोड़ लीजिए कितना कट होगी, कितना बचेगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या भारत के साथ हो चुकी है। आगे हम लोग पीआईबी का एक डेटा है उसके बारे में देखेंगे। आगे के रास्ते की बात करें, आगे का रास्ता क्या है कि नीति आयोग और उद्योग के कुछ वर्गों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भूमि पट्टे को बड़े पैमाने पर अपनाया जाना चाहिए ताकि अव्यवहार्य जोत वाले भूमिधारक निवेश के लिए भूमि पट्टे पर दे सकें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय और रोजगार सृजन हो सके। भूमि पट्टे पर देना मतलब क्या है? लीज पर देना। लीज के पर क्या होता है कि कुछ समय के लिए 15 से 20 साल के लिए प्रॉपर रिटर्न में प्रॉपर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पेट्रोल पंप कहीं पर मतलब ले लिया आपने, एचपी का पेट्रोल पंप ले लिया। अब आपको किसी हाईवे के किनारे इसको शुरू करना है, हाईवे के किनारे इसको लगाना है पेट्रोल पंप को, तो वहाँ पर आपको कम से कम 1 बीघा या जो भी ज़मीन अगर ज़रूरत होगी, आपके पास वहाँ ज़मीन नहीं है तो आप लीज़ पर 15 से 20 साल के लिए किसानों से अगर ले लेंगे, किसान से, और उनको किराया देंगे तो आपका काम हो सकता है। यही नीति और उद्योगों के कुछ वर्गों द्वारा यह तर्क दिया गया है। ओके, ठीक है। इस कारण भूमि जोत के चकबंदी से सुगम होगा। दिस कॉज वुड बी फैसिलिटेटेड बाय द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इस कारण को भूमि जोत के चकबंदी से सुगम होगा। मॉडर्न लैंड रिफॉर्म मेजर सच एज लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन मस्ट बी accomplished एट द अर्लीस्ट। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण, बहुत से राज्यों में डिजिटल तरीके से डिजिटलीकरण कर दिया गया भूमि के रिकॉर्ड का। गवर्नमेंट भी इसके लिए एक स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई जाए, शायद उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, नाम है सर्वे ऑफ इंडिया या करके ऐसे कुछ है। ये तो
हाँ, ऐसे कोई स्कीम्स लाई गई, हमें याद नहीं आ रहा नाम, जो मतलब पूरा जो रिकॉर्ड है भूमि का उसको पूरी तरीके से डिजिटल करना है। वैसे उत्तर प्रदेश में लगभग सब कुछ हो चुका है डिजिटल तरीके से। आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप अपने गांव का नाम वहाँ पर गांव का नाम डालेंगे, वहाँ पर फिर उसके बाद तहसील का नाम डालेंगे, ब्लॉक का नाम डालेंगे, ज़िले का नाम डालेंगे, तो सब आपकी डिटेल्स जो है आ सकती है। हमने चेक किया है, आ जाती है डिटेल। कंक्लूजन में क्या है कि भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन की गति धीमी रही है, हालांकि सामाजिक न्याय के उद्देश्य को काफ़ी हद तक हासिल कर लिया गया है। सामाजिक न्याय के उद्देश्य शुरू में ही हमने बताया कि 2 करोड़ लोगों को सीधे सीधे ज़मीन का हक मिल गया। भूमि और कृषि के प्रभुत्व वाली ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार की एक बड़ी भूमिका है। ग्रामीण गरीबी को मिटाने के लिए नए जोश के साथ नए और अभिनव भूमि सुधार उपायों को अपनाना चाहिए। तो ये सब वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में आप रख सकते हैं लीजिंग के बारे में। तो भूमि सुधार से रिलेटेड ये सब चीज़ें थी। अभी बहुत चीज़ें बची हैं, हमने बताया था कि भूदान आंदोलन के बारे में भी देखेंगे। हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि 4 चीज़ें जो की गई थी आज़ादी के बाद जेसी कुमारप्पन कमेटी की रिकमेंडेशन में 4 चीज़ें थी जिसको फॉलो किया गया। सबसे पहले एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात हुई, जिसके बारे में हमने देखा। टेनेंसी रिफॉर्म की बात हुई, किराएदारी सुधार की बात हुई। उसके बाद फिक्सिंग सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, जो की सीमा तय करने की बात हुई। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की बात हुई। तो ये 4 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मेंस में भी आपके क्वेश्चन आता है तो आप आसानी के साथ यहाँ से बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे भूदान और ग्रामदान आंदोलन। क्या थे भूदान और ग्रामदान आंदोलन? कौन थे विनोबा भावे? विनोबा भावे, याद रखिएगा, विनोबा भावे वही थे जिनको भारत के प्रथम हैं जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। प्रथम भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। ठीक है। महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोंचमपल्ली में भूमिहीन के हरिजनों की समस्याओं पर ध्यान दिया। उन्होंने भारत के भूमि सुधार कार्यक्रम में अहिंसक क्रांति लाने के प्रयास में आंदोलनों का नेतृत्व किया, नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन। और इनकी जो क्रांति थी, इनका भूदान आंदोलन जो था, इसको कहा गया ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ओके। आंदोलन भूमिहीन वर्गों से आग्रह करने के बारे में थे कि स्वेच्छा से अपनी भूमि का एक हिस्सा भूमिहीनों को सौंप दें, इसे नाम दें भूदान आंदोलन। मतलब आप स्वेच्छा से, आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो अपनी इच्छा से आप दे दीजिए, दान में दे दीजिए जिसके पास नहीं है। ओके। 1951 में इसकी शुरुआत कौन किया? विनोबा भावे जी ने किया। ओके। विनोबा भावे की अपील के जवाब में कुछ भूमि मालिक वर्ग अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से के स्वैच्छिक दान के लिए सहमत हुए। विनोबा भावे को केंद्र और राज्य सरकारों ने आवश्यक सहायता प्रदान की थी। बाद में भूदान ने 1952 में शुरू हुए ग्रामदान आंदोलन को रास्ता दिया। ये जो भूदान आंदोलन था, इसने रास्ता दे दिया ग्रामदान आंदोलन को। ओके। ग्रामदान आंदोलन का उद्देश्य प्रत्येक गांव में भूस्वामियों और पट्टाधारकों को अपने भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए राजी करना था। सभी भूमि समतावादी पुनर्वितरण और संयुक्त खेती के लिए एक ग्राम संघ की संपत्ति बन जाएगी। इस आंदोलन के तहत अंडर दिस मूवमेंट अ विलेज वाज डिक्लेयर्ड अ ग्रामदान व्हेन एटलीस्ट 75% ऑफ इट्स रेसिडेंट, 75% वहाँ के निवासी और निवासियों ने 51% भूमि के साथ ग्रामदान के लिखित रूप में अपनी स्वीकृति का संकेत दिया था। मतलब under this movement a village was declared as Gramdan village when at least 75% of its residents with 51% of land signified their approval in writing for ग्रामदान। रिटर्न में अगर 51% लैंड के बारे में 75% लोगों ने दे दिया तो ग्रामदान विलेज हो जाता। ओके। द फर्स्ट विलेज टू कम अंडर ग्रामदान वाज मगरोथ, हरिपुर, उत्तर प्रदेश। मगरोथ, हरिपुर, उत्तर प्रदेश पहला ग्रामदान विलेज था। तो यहाँ पर हमने देखा भूदान आंदोलन जो 1951 में 1951 में शुरू किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। बाद में वही आंदोलन 1952 में ग्रामदान आंदोलन को एक रास्ता दिया, ग्रामदान आंदोलन की तरह परिवर्तित भी हुआ। ओके। तो ये सब चीज़ें थी और आगे इसके सफलताएं क्या थी। यह आंदोलन स्वतंत्रता के बाद का पहला आंदोलन था जिसने एक आंदोलन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन
लाने की मांग की थी, न कि सरकारी कानून के माध्यम से। इसने एक नैतिक माहौल बनाया जिसने बड़े जमींदारों पर दबाव डाला, ठीक है, नैतिक माहौल डाला, ओके, नैतिक दबाव डाला। इट क्रिएटेड अ मोरल एम्बियंस दैट पुट प्रेशर ऑन द बिग लैंडलॉर्ड्स, ओके। इसने किसानों और भूमिहीनों के बीच राजनीतिक गतिविधि को प्रेरित किया, किसानों को संगठित करने के लिए राजनीतिक प्रचार के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान की, ओके। इसकी कुछ कमियां की थी, कमियां क्या थीं? दान की गई भूमि ज़्यादातर वे थीं जो अनुपजाऊ थीं या मुकदमेबाजी के परिणाम स्वरूप थी। चालाक तो हैं भारत के लोग। हालांकि भूमि का बड़ा क्षेत्र एकत्र किया गया था, लेकिन भूमिहीनों के बीच बहुत कम वितरित किया गया था। ग्राम दान आंदोलन उन गांवों में शुरू किया गया था जहां वर्ग भेदभाव नहीं उभरा था। मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में भू स्वामित्व में बहुत कम अंतर था। आदिवासी क्षेत्रों में भू स्वामित्व का बहुत कम अंतर था, ठीक है। इसके लेकिन यह उन क्षेत्रों में सफल नहीं हुआ जहां जोत में असमानता थी। इसके अलावा आंदोलन अपनी क्रांतिकारी क्षमता का एहसास करने में विफल रहा था, लेकिन प्रयास अच्छा था, ठीक है। विज़न देखेंगे तो विज़न बहुत अच्छा था। स्वेच्छा से आप आपके पास ज़्यादा है ज़मीन तो उसको दे दीजिए। जिस प्रकार से आपके पास अगर है तो आप दान कर दें। शायद कोई एनजीओ है जिसने शुरू किया था कि आपके पास कपड़े ज़्यादा हैं, आपके पास पुराने कपड़े हैं, नए कपड़े हैं, आप उसको पहन नहीं रहे हैं तो आप हमारे पास ला कर दे जाइए, ठीक है। ऐसे ही होता है कि बहुत से एनजीओज़ वगैरह हैं कि आपके पास ज़्यादा भोजन है, या फिर बहुत से जो मैरिज हॉल वगैरह होते हैं रेगुलर, जहाँ पर शादी वगैरह होती रहती है, तो वहाँ पर भोजन बच जाता है तो वहाँ से कुछ एनजीओज़ लेके चले जाते हैं। मतलब आपके पास है तो उसको नुकसान मत करिए। ऐसे खाली जैसे ज़्यादा ज़मीन है तो उसको ऐसे ही छोड़े ना रहिए कि मतलब उसमें खेती हो ही नहीं रही, बस नाम से है, तो ऐसे मत रखिए, दान कर दीजिए, ओके। ऐसी चीज़ें थी। परिणाम क्या हुआ? आंदोलन को व्यापक राजनीतिक संरक्षण मिला। 1969 के आसपास आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। कई राज्य सरकारों ने ग्रामदान और भूदान के उद्देश्य से कानून पारित किए, लेकिन 1969 के बाद ग्रामदान और भूदान का महत्व पूरी तरह से स्वैच्छिक आंदोलन से सरकार समर्थित कार्यक्रम में स्थानांतरित होने के कारण खो गया, ठीक है। क्या था? भूदान 1969 के बाद ग्रामदान और भूदान का महत्व पूरी तरह से स्वैच्छिक आंदोलन से सरकार समर्थित कार्यक्रम में स्थानांतरित होने के कारण खो गया ये जहाँ, ओके। 1967 में विनोबा भावे के आंदोलन से हटने के बाद इसने अपना जन आधार खो दिया, लेकिन 1951 से शुरू होना 1969 तक चलना बहुत बड़ी बात है इस आंदोलन का, ओके। बहुत से लोगों को इससे ज़मीन भी मिली है। तो कुछ कमियां तो हर चीज़ में होती हैं, यहाँ भी कुछ कमियां हैं, उसके कुछ परिणाम भी हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब देखते हैं कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट 3 मार्च 2020 को पब्लिश हुई है। पीआईबी ने कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर कंडक्ट्स एग्रीकल्चर सेंसस एवरी 5 years टू कलेक्ट डेटा ऑन स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग इन द कंट्री। मतलब प्रति 5 वर्ष पर एक कल्चर सेंसस होता है, 5 वर्ष पर, हर 5 साल में कृषि जनगणना आयोजित करता है। कृषि जनगणना से उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार परिचालन जोत का आकार 1970 to 71 में 2.28 हेक्टेयर से घटकर 1980 से 1981 में 1.84 हेक्टेयर हो गया था। परिचालन जोत का आकार कितना हो गया? 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर था, 2.28 हेक्टेयर था, जो 1980-81 में 1.84 हेक्टेयर हो गया, 95-96 में 1.41 हेक्टेयर हो गया, 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर हो गया। मतलब क्या है कि लैंड होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जो है वो कम होती चली जा रही है। क्यों कम हो रही है उसके बारे में हमने बताया अभी कि आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, आपके पिताश्री 4 भाई हैं और उन 4 भाइयों के 3-3 बेटे हैं, तो लैंड होल्डिंग सीधी बात है ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास 10 बीघा थी तब ये हाल है, जिसके पास 1 ही बीघा उसका क्या हाल होगा। अतीत में कृषि जोत के आकार में घटती प्रवृत्ति और समय के साथ जनसंख्या में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जोतों का विखंडन जारी रहने की संभावना है और केरल सहित देश में परिचालन जोतों के औसत आकार में और कमी आने की उम्मीद है, ठीक है। लेकिन छोटी जोत को
अधिक व्यवहार्य बनाने और कृषि आय की वृद्धि में सहायता करने के लिए सरकार ने कई उपाय सुझाए हैं, जिसमें आधुनिक तकनीकों और प्रथाओं जैसे बहुफसल, अंतर फसल, एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाना शामिल है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि जोतों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट किस्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कौन? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज कंडक्टिंग रिसर्च प्रोग्राम टू डेवलप लोकेशन स्पेसिफिक वैरायटीज एंड टेक्नोलॉजीज फॉर इनहेंसिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म होल्डिंग्स। ओके, ब्याज सबवेंशन योजना, बागबानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नीम लेपित यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी सरकार की पहल और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को भी सहायता प्रदान की जाती है। PMKSY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रतिकूल मौसम, वर्षा, तापमान की स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं आदि के वर्षों को छोड़कर देश में कृषि फसलों का उत्पादन और उत्पादकता आमतौर पर बढ़ रही है। तो लैंड होल्डिंग जो है कि डेटा के द्वारा भी हमने बता दिया कि लैंड होल्डिंग किस प्रकार से कम हो रही है। कुछ इसको उपाय भी किए जा रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ाने के लिए उपाय, ये सब योजनाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा और इन सब के द्वारा ये जो स्कीम्स लेके आई जा रही हैं कि इन सब चीज़ों को मतलब कि इनसे किस प्रकार से लड़ा जाए, किस प्रकार से इसको फेस किया जाए, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। APIB का डेटा है यहाँ पर 2015-16 तक का डेटा है। 1.08 हेक्टेयर हो गया है। अगर आपके मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन बनना बहुत ही स्वाभाविक है। सीधे सीधे पूछेंगे कि पोस्ट लैंड रिफॉर्म इंडिया, मतलब लैंड रिफॉर्म्स जो भारत में हुए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बारे में बताइए। और भारत स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की संख्या जो हो ज़्यादा बढ़ रही है, इसके लिए सरकार के द्वारा किए गए उपाय के बारे में समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि अब इस टॉपिक में आपको कोई समस्याएं हैं। आपने भूदान, ग्रामदान, साथ ही साथ जैसी कुमारप्पन कमेटी के बारे में भी देख लिया, आपने बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर देख ली। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी, तो उसके लिए आप जो है कि कमेंट करिएगा। कुछ अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको कमेंट ज़रूर किया करिए। पिछले लेक्चर्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने FCI के बारे में देखा था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन जवाब किसी के नहीं आए हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया है। आपको फ़ायदा होगा जैसे सीधे सीधे आपके मेंस में क्वेश्चन PT में ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जैसी कुमारप्पन कमेटी किससे रिलेटेड है, शांता कुमार कमेटी किससे रिलेटेड है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। FCI की स्थापना कब हुई, सीधे पूछ दिया जाता है। आपको पता होगा तो आप कर लेंगे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। तो अगर आप मेंस का भी पढ़ते रहेंगे तो बहुत चीज़ें, बहुत मतलब आपका बेस मजबूत हो जाएगा एकदम। आपको एकदम लड़ाई के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।